हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। इसका एक पेपर है जिसमें काफ़ी कुछ है सिलेबस में। तो स्टार्टिंग से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि रीजनल का जो कॉन्सेप्ट है, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है। ठीक है, रीजन किसी प्रदेश को बोलते हैं। ठीक है, किसी क्षेत्र को रीजन बोलते हैं। प्रदेश भूगोल की मौलिक संकल्पनाओं में से एक है। ठीक है, जैसे कि ज्योग्राफी को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया है, रीजनल ज्योग्राफी और सिस्टमेटिक ज्योग्राफी। मतलब स्टडी करने के दो तरीके होते हैं, एक रीजन वाइज, एक सिस्टमेटिक, क्रमबद्ध भूगोल। ठीक है, क्षेत्रीय भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल। तो प्रदेश भूगोल की मौलिक संकल्पनाओं में से एक है। भौगोलिक चिंतन के इतिहास में भौगोलिक अध्ययन के केंद्रीय तत्व के रूप में दीर्घ काल तक मान्य रहा है। अत्यधिक विविध तथा सुपरिचित होते हुए भी प्रदेश को सही सही शब्दों में परिभाषित करना थोड़ा कठिन है। भौगोलिक चिंतन की आधारभूत तथा केंद्रीय संकल्पना होने के कारण प्रदेश को परिभाषित करने के प्रयास निरंतर किए जाते रहे हैं। जैसे कि प्रदेश लोग समझ नहीं पाते क्या है, इसकी डेफिनेशन थोड़ा देना कठिन है। विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न संदर्भों में प्रदेश की अलग अलग परिभाषाएं दी है। प्रदेश का अर्थ अध्ययन विषय के स्वरूप तथा अध्येता की व्यक्तिगत मान्यताओं के अनुसार परिवर्तनशील रहा है। मतलब चेंजेस होते रहते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। भौगोलिक अध्ययन की दो प्रधान विधियां हैं, वही मैंने बोला था, सिस्टमेटिक मेथड और रीजनल मेथड, क्रमबद्ध विधि और प्रादेशिक विधि। इस आधार पर भूगोल को दो वर्गों में विभक्त किया जाता है, पहला क्रमबद्ध भूगोल, दूसरा प्रादेशिक भूगोल। क्रमबद्ध भूगोल के अंतर्गत अध्ययन क्षेत्र को एक इकाई मानकर उसके विभिन्न भौगोलिक तत्वों या प्रकरणों या टॉपिक्स का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाता है। सपोज मुझे भोपाल शहर का अध्ययन करना है, तो ऐसे नहीं भोपाल से शुरू कर देंगे। सबसे पहले आप वर्ल्ड लेवल पे बताओगे, फिर इंडिया लेवल पे बताओगे, फिर स्टेट लेवल पे बताओगे, फिर आप डिवीज़न लेवल पे बताओगे, फिर आप एक सिटी लेवल पर बताओगे। तो ये कहलाता है एक सिस्टमेटिक स्टडी। ठीक है, क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाता है। इसके विपरीत प्रादेशिक भूगोल रीजनल ज्योग्राफी में किसी क्षेत्रीय इकाई के विभिन्न खंडों का अध्ययन पृथक पृथक किया जाता है। सपोज भोपाल का ही अध्ययन करना है, बट हमने एमपी लिया, फिर भोपाल लिया, भोपाल के हमने कुछ कुछ क्षेत्र डिवाइड कर लिए कि ये ओल्ड भोपाल है, न्यू भोपाल है, इसका अध्ययन करना। इस तरीके से डिवाइड करते हैं, पृथक पृथक किया जाता है। विश्व के क्रमबद्ध भूगोल में संपूर्ण विश्व को एक अध्ययन इकाई मानकर विभिन्न भौगोलिक उपादानों या प्रकरणों का क्रमबद्ध विश्लेषण किया जाता है, जबकि प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत विश्व को विभिन्न प्रदेशों में विभक्त करके उनका अलग अलग भौगोलिक अध्ययन किया जाता है। प्रदेश एक क्षेत्रीय इकाई होता है जिसके अंतर्गत कुछ या अधिकांश भौगोलिक तत्वों या प्रकरणों की समानता या समांगता पाई जाती है। यह भूमि का एक खंड या क्षेत्रीय इकाई होता है जिसके अंतर्गत विशिष्ट अथवा समान अभिलक्षण पाए जाते हैं। देखो, अब ये इम्पोर्टेंट है। प्रदेश एक क्षेत्रीय इकाई होता है, एक जो रीजन है एक यूनिट होता है जिसके अंतर्गत कुछ या अधिकांश भौगोलिक तत्वों या प्रकरणों की समानता होती है। मतलब वो ऐसा रीजन होता है जिसमें सिमिलरिटी होती है, एक जैसी चीज़ें होती हैं। यह भूमि का एक खंड या क्षेत्रीय इकाई होता है जिसके अंतर्गत विशिष्ट अथवा समान अभिलक्षण पाए जाते हैं। मतलब कोई स्पेशल भी होता है और ज़्यादातर सिमिलर कैरेक्टर होते हैं। वह अपने विशिष्ट अभिलक्षणों द्वारा अन्य भूभागों से भिन्नता रखता है और उसके जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं वो अलग जो दूसरे रीजन है उनसे डिफरेंट होता है। प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं इस प्रकार हैं। ठीक है, निम्न है। फ्रांसीसी मानव भूगोल के संस्थापक वाइडल डी ला ब्लास के अनुसार है, प्रदेश का आशय एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र से है जहां एक दूसरे से सर्वथा भिन्न जैविक इकाइयां कृत्रिम ढंग से वहां संग्रहित किए जाने के पश्चात स्थानीय पर्यावरण में परस्पर सह अस्तित्व के फलस्वरूप परस्पर संयुक्त हो जाती हैं, जिसके आधार पर संबद्ध क्षेत्र की अलग पहचान बन जाती है। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है ये आपको रटनी पड़ेगी, बट समझ के, जैसे उन्होंने बोला है, प्रदेश का आशय एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र से है जहाँ एक दूसरे से सर्वथा भिन्न जैविक इकाइयाँ कृत्रिम ढंग से वहाँ संग्रहित किए जाने के पश्चात, मतलब जैविक रूप से
कोई चीज़ें हैं जो वहाँ पे संग्रहित किए जाने के पश्चात स्थानीय पर्यावरण में, मतलब लोकल जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, परस्पर सह अस्तित्व के फलस्वरूप, मतलब क्या बोलते हैं, अनन्य क्रिया या कोई क्रिया प्रक्रिया करने से परस्पर संयुक्त हो जाती हैं, जिसके आधार पर संबद्ध क्षेत्र की अलग पहचान बन जाती है। मतलब जैसे कि शहर तो बहुत सारे हैं मध्य प्रदेश में, बट भोपाल कैसे अलग है बताओ। भोपाल ऐसे अलग है कि ये जो भोपाल शहर है ये राजधानी है मध्य प्रदेश की, कैपिटल है। इंदौर बड़ा शहर है, बट इंदौर को क्या बोलते हैं, मिनी मुंबई बोलते हैं, कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं और कॉटन मिल्स भी बहुत सारी हैं जो मुंबई में हैं। तो इस तरीके से अलग अलग शहर, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं। सेकेंड इन्होंने बोला है हर्बर्टसन के अनुसार, प्रदेश वह भौगोलिक इकाई है जिसमें भूमि, जल, वायु, पशु, पेड़ पौधे, मनुष्य क्षेत्रीय स्तर पर परस्पर इतने घनिष्ठ और विशिष्ट संबंध में संयुक्त हो गए हैं कि उनसे संपूर्ण की विलक तथा अनूठी पहचान बन जाती है। यही इन्होंने स्पेसिफिक चीज़ों बता दी हैं कि वहाँ की जल, भूमि, पशु, पेड़ पौधे, मनुष्य क्षेत्रीय स्तर पर इतने घनिष्ठ होते हैं, मतलब उन सब चीज़ों में इतना घनिष्ठ रिलेशन होता है कि वो बाकी अलग क्षेत्रों से अलग पहचान बन जाती है। अमेरिकी भूगोलवेत्ता फेनमैन के अनुसार है, प्रदेश वह भौगोलिक इकाई है जिसमें सर्वत्र स्थलाकृतिक समांगता पाई जाती है और जो सामान्य जो आसपास के क्षेत्रों से इस दृष्टि से सर्वथा भिन्न है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा और इसकी PDF भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपके रिचर्ड हॉटसन के अनुसार, प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसकी विशिष्ट स्थिति होती है जो किसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों से भिन्न होता है और जो उतनी ही दूरी तक फैला होता है जितनी दूरी तक वह भिन्नता पाई जाती है। मतलब इन्होंने बोला है कुल मिला के आप तो ये समझ लो कि प्रदेश वो होता है जिसमें सिमिलरिटी होती है, चाहे वो कुछ भी हो, जलवायु हो, भूमि हो, मिट्टी हो, मनुष्य हो, पशु, पेड़ पौधे, सब में सिमिलरिटी रहती है। इनके अकॉर्डिंग ये बोला है कि वो क्षेत्र वहाँ तक होता है जहाँ तक वो सिमिलरिटी रहती है। ठीक है, डी हिटलसी ने कहा है कि क्षेत्रीय समानता के आधार पर परिभाषित पृथ्वी की सतह के किसी भी प्रखंड को प्रदेश की संज्ञा दी जा सकती है। इन्होंने भी वही बोला, क्षेत्रीय समानता जहाँ तक होगी उस क्षेत्र को क्षेत्र बोलेंगे, प्रदेश बोलेंगे। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि एक प्रदेश भूतल का एक प्रखंड या इकाई होता है जिसके अंतर्गत विशिष्ट अथवा समान अभिलक्षण पाए जाते हैं। अपनी विशिष्ट अभिलक्षणों के कारण एक प्रदेश अपने समीपवर्ती, संलग्न या अन्य क्षेत्रों से भिन्नता रखता है। बस इतना आपको याद होना चाहिए इसकी डेफिनेशन में। अब आगे हम लोग चलते हैं एवोल्यूशन ऑफ रीजनल कॉन्सेप्ट, कैसे प्रादेशिक संकल्पना का विकास हुआ, कैसे ये ओरिजिन हुआ। प्राचीन यूनानी सभ्यता, प्राचीन यूनानी सभ्यता के समय से ही क्षेत्रीय वर्णन भौगोलिक अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय रहा है, किंतु आधुनिक भौगोलिक अध्ययन में प्रादेशिक पद्धति का प्रारंभ 19वीं शताब्दी के आरंभिक दशक से हुआ है। ठीक है, इसका कब हुआ है, 19वीं शताब्दी से, याद रखना। 18वीं शताब्दी के अंत तक भौगोलिक अध्ययन मुख्य रूप से पृथ्वी के विभिन्न स्थानों की स्थिति निर्धारण तथा मानचित्र विधियों के विकास पर केंद्रित था। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में आधुनिक भूगोल के संस्थापक दो जर्मन भूगोलवेत्ताओं अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट और कार्ल रिटर के साथ ही अनेक जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने भूतल पर भिन्न भिन्न क्षेत्रों में स्थित विभिन्न प्रकार के तत्वों के पारस्परिक सहअस्तित्व जनित भूदृश्य तथा क्षेत्रीय समग्रता के विश्लेषण हेतु सैद्धांतिक आधार विकसित करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया। हम्बोल्ट और रिटर के परवर्ती विद्वानों में जर्मन भूगोलवेत्ता रिस्टोफेन का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो हम्बोल्ट और रिटर तो हैं ही, बाकी रिस्टोफेन ने भी इसमें काफ़ी योगदान दिया है। आधुनिक भूगोल में प्रादेशिक तथा क्षेत्रीय स्तर पर पृथ्वी के परिवर्तनशील स्वरूप के अध्ययन के लिए उसे लघु क्षेत्रीय इकाइयों विभाजन की पद्धति सर्वप्रथम जर्मन भूगोलवेत्ता फर्डिनांड वॉन रिस्टोफेन ने 1883 में प्रतिपादित की थी। बाद में अमेरिकी विद्वान रिचर्ड हॉटसन ने अपनी पुस्तक नेचर ऑफ ज्योग्राफी 1939 के दौरान अंग्रेजी भाषी देशों में इस पद्धति का व्यापक प्रचार किया। इस पुस्तक के प्रभाव से प्रादेशिक पद्धति शीघ्र ही भौगोलिक अध्ययन की सर्वमान्य पद्धति के रूप में स्थापित भी हो गई। ठीक है,
भौगोलिक अध्ययन में प्रादेशिक पद्धति के विकास में अल्फ्रेड हेटनर का भी महत्वपूर्ण योगदान है। हेटनर अरिस्तोफेन के सहयोगी और शिष्य थे। ठीक है, हेटनर अरिस्तोफेन के बाद आए थे, उनके शिष्य थे। भौगोलिक चिंतन की समीक्षा करते हुए हेटनर ने जोर देकर कहा कि भूगोल मूलतः पृथ्वी का क्षेत्रीय विज्ञान है। ठीक है, ये बोला था हेटनर महोदय ने कि भूगोल जो है वो पृथ्वी का क्षेत्रीय विज्ञान है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भूगोल भूतल की क्षेत्रीय परिवर्तनशीलता एरियल वेरिएबिलिटी पर केंद्रित अध्ययन है। भूगोल यह जानने का प्रयास करता है कि पृथ्वी की भिन्न भिन्न इकाइयाँ एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। बिल्कुल सही है। भूगोल प्रत्येक क्षेत्रीय इकाई के सविस्तार अध्ययन के आधार पर विश्व स्तर पर पृथ्वी के तुलनात्मक अध्ययन का प्रयास भी करता है। अतः भूगोल एक साथ ही पृथ्वी का प्रादेशिक वर्णन भी है और उसका सामान्य विज्ञान भी। ठीक है, मतलब उसका रीजन वाइज विश्लेषण करता है और उसका सिस्टमेटिक स्टडी भी करता है। परंतु अध्ययन का उद्देश्य चाहे जो भी हो, पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रीय उपांगों के सविस्तार अध्ययन के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी तल का वर्णन अथवा पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के तथ्यों के विश्व वितरण के प्रारूपों की तुलनात्मक व्याख्या के आधार पर पृथ्वी के संपूर्ण सतह का क्रमबद्ध अध्ययन। दोनों ही स्थितियों में भौगोलिक अध्ययन का केंद्र बिंदु पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के तथ्यों की परिवर्तनशील पारस्परिकता है। एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में भूगोल की यही मूल पहचान है। ठीक है, हेटनर के अनुसार भूगोल अलग अलग तथ्यों का सविस्तार अध्ययन न होकर उनके सहअस्तित्व तथा उनकी पारस्परिकता पर आधारित क्षेत्रीय इकाइयों का अध्ययन है। भूगोल के अध्ययन का उद्देश्य प्रत्येक क्षेत्रीय इकाई के भौगोलिक स्वरूप की मौलिक विशिष्टता का उद्घाटन करना। हेटनर का मत था कि वैज्ञानिक अध्ययन की अन्य शाखाओं की भांति भौगोलिक अध्ययन में विशिष्ट और सामान्य दोनों ही अध्ययन के अनिवार्य पक्ष होते हैं। ऑब्वियसली कोई स्पेशल कैरेक्टर होता है, कोई जनरल कैरेक्टर होता है। प्रथम प्रकार का अध्ययन दूसरे प्रकार के अध्ययन के लिए आवश्यक आधार प्रस्तुत करता है। हेटनर की अधिकांश रचनाएं प्रादेशिक अध्ययन से संबंधित थी, किंतु सैद्धांतिक लेखों में उन्होंने दोनों ही पक्षों को समान महत्व प्रदान किया है। ठीक है, तो ये बोला है कि कैसे ओरिजिन हुआ, अरिस्तोफेन और हेटनर और वान हम्बोल्ट और रिटर इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, किसी ने बोला कि इसमें रीज़न वाइज स्टडी भी की जाती है और सिस्टमेटिक भी की जाती है, तो दोनों ही चीज़ें सही हैं। ये आपको बस दो वर्ड हैं जो मेन कॉन्सेप्ट है। एक रीजनल स्टडी मतलब रीजनल स्टडी मेथड और दूसरा है आपका सिस्टमेटिक स्टडी मेथड। बस ये होने चाहिए। फिर इन्होंने हेटनर ने 1933 में प्रकाशित लेख में प्रादेशिक अध्ययन पद्धति पर विवरण प्रस्तुत किया, जो बाद में प्रादेशिक अध्ययन का आदर्श प्रारूप बन गया। इस प्रादेशिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत अध्ययन क्षेत्र के प्रमुख भौगोलिक तत्व जैसे स्थिति, भूगर्भिक संरचना, स्थलाकृति, जलवायु, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जनसंख्या की वृद्धि, वितरण तथा घनत्व, अधिवासों का स्वरूप एवं वितरण, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक प्रशासनिक विभाजन आदि का क्रमशः वर्णन किया जाता था। यह अध्ययन पद्धति अरिस्तोफेन के समय से ही जर्मनी में भूगोल की आदर्श पद्धति के रूप में ही प्रयोग की जाने लगी थी। अब फ्रांसीसी जो भूगोलवेत्ता है ब्लास ने प्रादेशिक अध्ययन को प्रभावशाली ढंग से प्रेरित किया। ब्लास का मानना था कि विद्यार्थियों को भूगोल की सम्यक शिक्षा प्रदान करने की सर्वाधिक प्रभावशाली विधि है वो क्षेत्र अध्ययन के आधार पर उन्होंने छोटी छोटी स्थानीय इकाइयों के अध्ययन में प्रशिक्षित करना है। भौगोलिक शिक्षण की इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ब्लास ने संपूर्ण यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों के प्रादेशिक भूगोल पर एक संपूर्ण ग्रंथमाला को भी प्रकाशित करने की योजना बनाई थी, किंतु उनके जीवन काल में यह योजना पूरी नहीं हो पाई थी। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके निकट सहयोगी उनके शिष्य लूसियन गालो ने विश्व भूगोल नामक इस श्रृंखला के संपादन का कार्यकाल संभाला और इस ग्रंथमाला का प्रथम ग्रंथ 1927 में प्रकाशित किया। 1940 के पहले फ्रांस सहित संपूर्ण यूरोप पर अलग अलग ग्रंथों का प्रकाशन पूरा हो चुका था। ठीक है, यह ग्रंथमाला प्रादेशिक अध्ययन के क्षेत्र में मील के पत्थर के रूप में प्रतिष्ठित है। फ्रांस में 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अधिक संख्या में प्रादेशिक भूगोल से संबंधित शोध प्रबंध लिखे गए। इसकी रचना में ब्लास के अतिरिक्त उनके शिष्यों और सहयोगियों जैसे गालो,
डी मार्थोन, ब्रूम्स, डिमांजिया, ब्लांसर आदि ने सर्वाधिक प्रेरणा दी थी। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने जो प्रादेशिक वर्णन और संश्लेषण प्रस्तुत किया वह अन्य देशों में लिखे गए प्रादेशिक भूगोल की तुलना में अधिक ऊंचे स्तर के थे। फ्रांस के विश्वविद्यालयों में भूगोल विषय को जो पाठ्य सामग्री निर्धारित की गई थी उसमें विद्यार्थियों के द्वारा छोटे छोटे चित्रों पर व्यक्तिगत पर्यवेक्षण पर आधारित मौलिक अध्ययन कराया जाता था, मतलब वही फील्ड पे भेजना बच्चों को। फ्रांस में विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त कई प्रमुख नगरों में भी भौगोलिक परिषदें स्थापित हैं। ब्रिटिश भूगोलवेत्ता एजे हर्बर्टसन का प्रादेशिक भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने 1904 में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी की बैठक में प्राकृतिक प्रदेशों पर अध्ययन शोध पत्र प्रस्तुत किया था, जो 1905 में ज्योग्राफिकल जर्नल में बृहद प्राकृतिक प्रदेश द मेजर नेचुरल रीजन्स के नाम से प्रकाशित हुआ। उन्होंने प्राकृतिक प्रदेशों को भौगोलिक इकाई माना। हर्बर्टसन द्वारा प्रस्तुत बृहद प्राकृतिक प्रदेशों की संकल्पना शीघ्र विद्यालय स्तरीय शिक्षण पद्धति की मौलिक संकल्पना के रूप में स्थापित हो गई। ब्रिटिश तथा ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के सदस्य देशों ने यह संकल्पना अधिक लोकप्रिय हुई और परवर्ती वर्षों में विद्यार्थियों में यह सामान्य धारणा बन गई कि पृथ्वी का तल स्पष्ट रूप से परिभाषित अलग अलग प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त है। ठीक है, इसी प्रकार यह धारणा भी प्रबल हो गई कि प्रत्येक प्राकृतिक प्रदेश एक सुनिश्चित ऐतिहासिक विकास क्रम और जीवन पद्धति को जन्म देता है। इस प्रकार अनेक अध्येता प्रत्येक प्राकृतिक प्रदेश को एक विशिष्ट प्रकार की आर्थिक व्यवस्था के विकास में मौलिक कारक के रूप में देखने लगे। कुल मिला के यही है कि बोला ही जाता है कि हर चीज़ की भूगोल, मतलब हर एक जगह के एक भूगोल और एक इतिहास होता ही है। आपका भी कुछ ना कुछ इतिहास होगा, मेरा भी कुछ ना कुछ इतिहास है। जो बीत गया वो इतिहास है, और जहाँ हम हैं कोई स्थान विशेष पे हैं तो वो भूगोल है, ज्योग्राफी है। तो ये इन्होंने यहाँ पे बताया है। अब प्रादेशिक संकल्पना के विकास में अमेरिकी भूगोलवेत्ता हिटलर का महत्वपूर्ण योगदान है। एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन ज्योग्राफर्स ने प्रादेशिक भूगोल की प्रकृति और स्वरूप तथा उसकी प्रगति की समीक्षा करने के उद्देश्य से डी हिटलर के नेतृत्व में एक समिति गठित की थी। इस समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि प्रदेश एक वैचारिक रचना या बौद्धिक संकल्पना है। इसके निर्धारण का लक्ष्य विचार प्रक्रिया को सरल बनाना है। ठीक है, ये इन्होंने बोला है। हिटलर ने 1956 में अपना प्रकाशित एक लेख में प्रादेशिक भूगोल के अध्ययन में कंपेज की संकल्पना प्रस्तुत की थी। ठीक है, इस संकल्पना के अनुसार कंपेज पृथ्वी के किसी भाग में भौतिक, जैविक तथा मानवीय पर्यावरण के बीच मानव अभिधारण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न कार्यात्मक तंत्रबोधों के फलस्वरूप निर्मित एकात्मक क्षेत्रीय इकाई होती है। एक वैसी इकाई जहाँ पे एक जैसे काम हो रहे हैं। जैसे कि अभी आप देखो, किसी भी गांव में चले जाओ भारत के, क्या होता है गांव में? खेती बाड़ी होती है। तो वही है, एक क्षेत्र विशेष का एक स्पेशल कार्य होता है, स्पेशल वहाँ पे कैरेक्टर देखा जाएगा। हर एक राजधानी में क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, पार्लियामेंट, मतलब विधानसभा होती है। वहाँ के कार्य अलग होंगे, हर एक राजधानी के एक जैसे होंगे, गांव के अलग होंगे, मतलब सारे गांव एक जैसे ही कार्य करेंगे, बट थोड़े से डिफरेंट कैरेक्टर देखे जाते हैं। ये यहाँ पे बताया है। अब ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्या क्या इन्होंने क्या क्या बोला था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे यहाँ के प्रादेशिकरण के मूलभूत सिद्धांत क्या है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रीजनलाइजेशन क्या है, फिर टाइप्स ऑफ रीजन पढ़ेंगे हम लोग, कौन कौन से टाइप्स हुए। ठीक है, रीजन के टाइप्स बहुत अच्छे हैं, और फिर टाइप्स ऑफ उसके अंदर भी हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। ठीक है, तो आज के लिए इतना पढ़ो, फिर बताना समझ में आया या नहीं, और कुछ दिक्कत हो तो पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।